नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज मेरा आपका सबका फिर से स्वागत है मेरे फिज़िक्स के यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स एंड नेचर। और आज का जो टॉपिक है वो है लेज़र के गुण, उपयोग, इसके कंसेप्ट्स और हीलियम नियॉन लेज़र की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये एक सामने डायग्राम यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित है। इसमें विभिन्न प्रकार की लेज़र लाइट्स आपको दिख रही है। जस्ट टू रिकॉल, ये लेज़र जो एक्चुअली आपने देखा हुआ होगा कई जगह। तो सामान्य प्रकाश और लेज़र में क्या अंतर होता है, ये एक सामने डायग्राम आपके प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर ये बल्ब है जिससे बल्ब से सभी दिशाओं में लाइट निकल रहा है, लेकिन लेज़र जो है इससे लाइट जो है एक ही दिशा में निकलता है। और क्या इसमें अंतर हो सकता है? यदि हम बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की बात करें तो इसमें जो है असंबद्ध कला स्रोत इसे कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इससे निकलने वाला जो प्रकाश है इससे अलग अलग तरंगदैर्घ्य, अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश निकलेगा और इन सब की दिशाएं भी अलग अलग होगी। और असंबद्ध कला से मतलब ये है कि इनके जो श्रृंग और गर्त के बीच का जो रिलेशन है वो भी मेंटेन नहीं रहता। जैसे हम शुरू की दो तरंगदैर्घ्य की बात करें जो इसमें दिख रही है प्रकाश, एक है पर्पल कलर का, एक है ब्लू कलर का। तो शुरुआत में श्रृंग के नीचे श्रृंग है, लेकिन जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ते जा रही है इनके बीच का कोई संबंध फिक्स नहीं होता है। मतलब आगे जाके श्रृंग के नीचे गर्त भी आ रहा है और फिर ये बदलता चला जा रहा है। ठीक है। अब किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में सामान्यतः जो घटनाएं घटित होती है वो थोड़ा समझते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट या प्रकाश निकल रहा है, कैसा निकल रहा है यह समझने के लिए, वो क्यों निकल रहा है ये समझने के लिए यहाँ पर दो तीन घटनाएं हैं, इससे हम समझते हैं। पहला वाला जो डायग्राम है यहाँ एक्चुअली लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है। ये इसे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन लिखना चाहिए, यहाँ पर उद्दीप्त अवशोषण लिखना चाहिए। लेकिन जब इसमें एटम जो है ग्राउंड स्टेट से ऊपर जा रहा है, इसने फोटोन को अवशोषित किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में चला गया। अब यदि ऊपर वाला जो स्टेट है यदि ये सामान्य है, उच्च अवस्था यानी मित स्थायी वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का नीचे आना तय है। और ये नीचे आएगा तो जितनी ऊर्जा का इसने फोटोन अवशोषित किया था उतनी ऊर्जा का ये फोटोन जो है वापस से छोड़ देगा। तो ये हुआ स्वतः उत्सर्जन। अब जो सी वाला डायग्राम है यहाँ लिखा है स्टिमुलेटेड इमिशन या उद्दीप्त उत्सर्जन। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया था। अभी जब ऊपर गया तो ये नीचे आए, उसके पहले ही हमने इस पर एक फोटोन की बमबारी की, समझिए इसको इस प्रकार से, और इसको नीचे आने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। लेकिन जब प्रेरित कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन हम नॉर्मली ऐसे एटम में करते हैं जहाँ पर ये ऊपर वाली जो ऊर्जा अवस्था है ये कैसी हो? मित स्थायी अवस्था हो। तो जब प्रेरित करते हैं तो ये नीचे आते समय उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही आवृत्ति, उतनी ही तरंगदैर्घ्य का फोटोन इमिट करता है जितने का ये यहाँ पर आप इसमें लेफ्ट में आपको दिख रहा है, इस पर आपतित होते हुए। और दूसरी खास बात यह है कि ये दोनों फोटोन जो है इनकी दिशा भी एक ही होगी। तो ये ऐसे इतने जितने भी फोटोन हैं जिनकी दिशा आवृत्ति सब सेम है, ये लेज़र निर्माण में मदद करते हैं। तो लेज़र होता है क्या? लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में मतलब इसका विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का संवर्धन। इसका मतलब ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा, उद्दीप्त उत्सर्जन यदि होता रहा ऐसा तो प्रकाश के ऐसे जितने भी फोटोन निकलेंगे जिनकी दिशा भी सेम है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा सब सेम है, इनकी संख्या धीरे धीरे किसी एक युक्ति द्वारा बढ़ाते चले जाएं तो लेज़र बन जाएगी। तो ये पहला डायग्राम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। उद्दीप्त अवशोषण या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सामान्यतः किसी भी एटम में उसके ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट E1 है, E2 इसकी उच्च ऊर्जा अवस्था या एक्साइटेड स्टेट है, और E2 माइनस E1 का जो अंतर है वो HF या Hν के बराबर, यानी गिराने वाले फोटोन की। इस पर यदि हमको इलेक्ट्रॉन को E1 से जंप करा के E2 पे पहुँचाना है तो E2 माइनस E1 के बराबर की ऊर्जा वाला फोटोन इस पर गिराना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लाल कलर के उसमें फोटोन इस पर गिर रहा है। तो क्या हुआ? आफ्टर में जैसे दूसरे डायग्राम में नीचे 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक कूद कर कहाँ चला गया? E2 में चला गया। तो ये हुआ उद्दीप्त अवशोषण। अब ये ऊपर चला गया। यदि ये स्वतः ही नीचे आता है
तो यह उतनी ही ऊर्जा का फोटोन जो है उत्सर्जित करेगा और अब जो इलेक्ट्रॉन वापस से E2 से E1 पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे E2 पे अभी एक फोटोन आया, यदि हम ऐसे धीरे धीरे करके E2 पे इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाते चले जाएं और E1 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कम होती चली जाए, E2 पे बढ़ती चली जाए, ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि E2 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और E1 में कम है, और जब फोटोन इस पर गिराएंगे तो ऐसे बहुत सारे फोटोन इमिट हो जाएंगे जिन सबकी दिशा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा सेम होगी, और तब लेज़र बनाना आसान होगा। ये देखिए उद्दीप्त उत्सर्जन। उद्दीप्त उत्सर्जन में अभी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बताया हुआ है, E2 लेवल में है वो, और उसको जब उसके ऊपर hν या SF ऊर्जा का फोटोन की बमबारी की जाती है या उस पर गिरता है या आपतित किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन E2 से E1 पे आते समय उतनी ही ऊर्जा, दिशा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य का फोटोन इमिट करता है। अब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब ये आगे जाएंगे तो इन्हें और ऐसे एटम मिलेंगे जो E2 स्टेट में है, तो ये दोनों फिर 2 को और स्टिमुलेट करेंगे, उद्दीप्त करेंगे, तो 2 से बन जाएंगे 4, फिर ये 2 और आगे गए तो 2 से 4 से बन जाएंगे 8। ये देखिए ऐसा, तो ये स्टिमुलेटेड इमिशन की कंडीशन। अब यहाँ पर चूँकि ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो वो नीचे आए, तो यहाँ पर हमें 6 फोटोन मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर तो 6 ही बताए हैं, तो 6 और 6 12 हो जाना चाहिए वैसे यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जनसंख्या व्युत्क्रमण, तो अभी आपने जो देखी स्थिति जो मैं आपको बता रहा था, ये था जनसंख्या व्युत्क्रमण या समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति। इसमें क्या हो रहा है, उत्तेजन या पंपन विधि जैसे फ्लैशलाइट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, संघट या कोलिजन या रासायनिक क्रिया द्वारा किसी पदार्थ के अणु की मूल अवस्था के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर उच्च अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। यह उच्च अवस्था मितस्थायी अवस्था या मेटास्टेबल स्टेट होती है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स लगभग 10⁻³ सेकंड तक रह सकते हैं, जबकि अन्य किसी अवस्था में यह इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻8 सेकंड के लिए ही रह सकते हैं। तो मितस्थायी अवस्था में 10⁻³ सेकंड तक के लिए रह सकते हैं, जबकि नॉर्मल यदि कोई उच्च अवस्था है तो उसमें 10⁻8 सेकंड यानी बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं। तो मितस्थायी अवस्था का समय अधिक होने के कारण मितस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल अवस्था से अधिक प्राप्त की जा सकती है। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। जब उच्च अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मूल अवस्था से अधिक हो जाती है, तब ऐसी स्थिति को जनसंख्या व्युत्क्रमण या समष्टि प्रतिलोमन कहते हैं। तो उद्दीप्त उत्सर्जन हम चाहते क्यों, हम जान गए हैं कि इनकी जो कलाएं हैं जो सबकी क्या होती है, समान होती है, तरंगदैर्घ्य समान होती है, ऊर्जा समान होती है और सभी एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, ये सभी एक दिशा में चल रहे हैं, इनकी ऊर्जा, कला सब समान है। तो अब ये एक ही दिशा में चलने वाले फोटोन प्राप्त करने के लिए हमें एक रचना बनाना होगी, एक सिस्टम तैयार करना होगा। इसे हमने कहा है लेज़र सिस्टम। तो लेज़र की रचना क्या होती है, उसमें 3 प्रकार उनके तीन हिस्से होते हैं। एक है पंप सोर्स या उत्तेजन स्रोत, यानी दूसरा है लेज़र मीडियम या एक्टिव मीडियम या गेन मीडियम या लाभ माध्यम, और तीसरा है ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। अब ये क्या होता है आगे देखते हैं हम। तो पहला हिस्सा पंप सोर्स या उत्तेजन स्रोत। पंप सोर्स या उत्तेजन स्रोत के रूप में विभिन्न लेज़र में अलग अलग स्रोतों का उपयोग होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके, फ्लैश लाइट, लाइट डाल के, आर्क लैंप एक बहुत तेज एक फ्लैश इलेक्ट्रिकल आर्क डाल के, और एक है रासायनिक क्रिया द्वारा। तो हीलियम नियॉन लेज़र की यदि हम बात करें तो इसमें इन तीनों में से जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज़ किया जाता है। दूसरा पार्ट जो है वो लाभ माध्यम, गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम है। तो लेज़र में उपयोग में आने वाले गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम ही उत्पन्न लेज़र की तरंगदैर्घ्य को निर्धारित करते हैं, क्योंकि E2 - E1 उसमें क्या है कि इनके बीच में लेजिंग एक्शन हो रहा है, बिकॉज E2 - E1 इज इक्वल टू hν एंड दैट इज इक्वल टू hν hc/λ। तो वहाँ से तरंगदैर्घ्य निर्धारित हो जाती है। तो किसी उत्तेजन स्रोत द्वारा इन गेन मीडियम के अणुओं को उत्तेजित करके मूल अवस्था से मितस्थायी अवस्था में पहुंचाया जाकर जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति को निर्मित किया जाता है। इन गेन मीडियम में ही स्वतः उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन की घटना होती है, लेकिन हम वहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं कि वहाँ पर उद्दीप्त उत्सर्जन की घटना हो। थर्ड
पार्ट जो है वो है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर दो समांतर रखे गए दो मिरर हैं जिनके बीच में एक गेन मीडियम या लाभ मध्यम रखा है। इन दो कांच में से एक कांच 100% परावर्तक या रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा कांच 99% परावर्तक रिफ्लेक्टिव होता है, जबकि 1% ये उसमें जो फोटोन बने या लेज़र बनी उसको बाहर जाने दे सकता है, यानी 1% ट्रांसमिट कर सकता है। ये कब करेगा? जब उपयुक्त क्षमता के लेज़र का निर्माण इसमें हो जाएगा, तब लेज़र दूसरे कांच से बाहर निकलने लग जाएगी। देखिए लेज़र पूरा सिस्टम का डायग्राम आ गया है सामने आपके। इसके तीनों हिस्से इसमें दिख रहे हैं। दो कांच हैं जिससे बनाया है रेजोनेटर कैविटी या ऑप्टिकल कैविटी, बीच में येलो कलर में इसमें गेन मीडियम या लेजिंग मीडियम है, ऊपर पंपिंग सिस्टम लिखा है यानी उत्तेजन स्रोत है। और इन तीनों से जब लेज़र जब बन जाएगी तो बाहर निकलने पर यह कॉन्वर्जिंग लेंस से गुजरती है, ये कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती है या उत्तल लेंस से गुजरती है, और इससे गुजरने के बाद में इसे एक जगह फोकस कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर इसका यूज़ अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। तो लेज़र के मुख्यतः तीन हिस्से आ गए, एक है ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी, लाभ माध्यम या एक्टिव मीडियम, और एक है पंपिंग सोर्स। तो लेज़र हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, लेज़र की खास बात क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसकी खास बात यह है कि इससे निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी कला आवृत्ति तरंग दैर्घ्य समान होती है, सभी समान दिशाओं में चलते हैं। लेज़र लाइट यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाए तो इसका विचलन बहुत कम होता है, यानी फैलती बहुत कम है, और ये सरल रेखा में गति करती है। और बहुत दूरी तक जाने के बाद भी इसका जो स्पॉट है, इसका जो गोला यदि हम दीवार पर देखना चाहें तो वो बहुत ही छोटा ही, जितना यहाँ पर है सेंडिंग एंड पर, रिसीविंग एंड पर भी उतना ही लगभग बहुत कम बढ़ता है, तो इसका फैलाव अत्यधिक कम होता है। ठीक है, तो ये कोहेरेंट लाइट वेव्स है लेज़र से जो निकल रही है। लेज़र के गुणधर्म में एक है एक वर्णी प्रकाश, यानी इससे जो निकलने वाली लाइट है इन सब की तरंग दैर्घ्य क्या है, एक ही होती है, एक ही दिशा में चलती है। सभी फोटोन क्या होता है, एक ही दिशा में चलते हैं। और इस लेज़र की तीव्रता बहुत अधिक होती है। तीव्रता से मतलब ये है कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत सारे फोटोन एक साथ, क्योंकि सभी समान कला में हैं तो बहुत नज़दीक एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं, तो कम क्षेत्रफल में, कम इकाई क्षेत्रफल में बहुत सारे फोटोन होने पर लेज़र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। एक वर्णी प्रकाश है तो किसी प्रिज्म से यदि लेज़र को यदि गुजारा जाएगा तो दूसरी तरफ 7 रंग ना मिलकर हमें लेज़र लाइट ही मिलेगी उस तरफ। अब ये हीलियम नियॉन लेज़र की बात कर ले हम, तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसमें है बीच में जो है एक ग्लास ट्यूब के अंदर हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर भरा है। हीलियम 90% इसमें होती है, 10% नियॉन गैस हो सकती है। इनका जो प्रेशर दोनों गैसों का अलग अलग होता है। हीलियम का जो प्रेशर है वो 0.1 टार होता है, नियॉन का जो है 1 टार होता है। और इस हाई प्रेशर पर जो गैस भरी हुई है इसके दोनों तरफ जो है यहाँ पर एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगाई जाती है, जिसको डीसी हाई वोल्टेज दिया जाता है। तो जब हाई वोल्टेज देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। जब कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं तो ये सबसे पहले हीलियम, क्योंकि 90% हीलियम की संख्या, हीलियम अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम के ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, आगे की प्रक्रिया हम यहाँ समझते हैं। अब ये हीलियम के में यहाँ पर एनर्जी लेवल, दोनों डायग्राम में हीलियम के ही एनर्जी लेवल्स यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। F1, F2, F3, F4, F5 ये हीलियम का के 5 लेवल यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब देखिए हीलियम के ग्राउंड स्टेट यानी F1 में 5 इलेक्ट्रॉन है, F2 में 1 भी नहीं है, F3 में 2 हैं, F4 में 1 भी नहीं है, F5 में 1 दिखाया जा रहा है। और देखिए F1 लेवल पर समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन आकर टकरा रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आकर टकराएंगे, ये कैसा हो रहा है, ये संघट्ट हो रहा है एक तरीके का। सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुए हैं इन्होंने अपनी ऊर्जा किसको दे दी, हीलियम के ग्राउंड स्टेट के दोनों इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, एक ने यदि ज़्यादा दी तो सेकंड डायग्राम में देखिए ज़्यादा एनर्जी मिल गई, तो F1 का एक इलेक्ट्रॉन F5 पे चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहा था उसने कम ऊर्जा दी, तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो F3 लेवल पर चला गया। तो अब F3 पर 2 की जगह 3 हो गए और F5 पर 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और F1 पे 5 में से 2 चले गए, वहाँ पर केवल 3 ही बचे। तो यह घटना हुई है हीलियम में। तो हीलियम में अवशोषण हुआ है, उद्दीप्त अवशोषण। अब आगे चलते हैं। अब ये हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स जो
जिन्होंने ऊर्जा अवशोषित की, जो अब F5 और F3 में बैठे हुए हैं, ये जो स्टेट्स है F5 और F3 की, ये है मेटा स्टेबल स्टेट, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय के लिए रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि हीलियम के ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ़ोटॉन इमिट करके, क्योंकि ये तो मेटा स्टेबल स्टेट है, तो ये फ़ोटॉन इमिट करके अपने आप नीचे नहीं आ पाएगा। तो अब इसको नीचे आना है, तो इसके लिए यहाँ पर नियॉन के जो एनर्जी लेवल है, F3 का जो एनर्जी लेवल है वो E3 के लगभग बराबर है, और F5 का जो एनर्जी लेवल है वो नियॉन के E5 के लगभग बराबर है। तो यदि हीलियम का ये मॉलिक्यूल यदि नियॉन से टकरा जाए तो क्या होगा? तो नियॉन के ग्राउंड स्टेट E1 में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यदि F3 वाला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि इसको मिलती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन E1 से जंप करके E3 पे चले जाएगा, और यदि F5 के करस्पॉन्डिंगली यदि इसको ऊर्जा मिल जाती है तो E1 का एक इलेक्ट्रॉन, नियॉन का E1 का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके E5 पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा, इसे देख लीजिए। ये देखिए डायग्राम नंबर 5 के दोनों इलेक्ट्रॉन F5 का F1 में आ गया, F3 का F1 में आ गया। बदले में नियॉन में क्या हुआ? E1 का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर E5 में चला गया, और E1 का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर E3 में चला गया। ठीक है, तो अब नियॉन में क्या घटना घटित हो गई? नियॉन के E1 में 5 थे, वहाँ बचे 3, E3 में 2 थे, वहाँ हो गए 3, E5 में 1 था, वहाँ हो गया 2। ठीक है, अब हीलियम तो आ गया ग्राउंड स्टेट में जैसा था, लेकिन नियॉन में कुछ घटना घटित हो गई। अब नियॉन में जो है E5 में संख्या बढ़ गई है और E3 में भी संख्या बढ़ गई है। अब नियॉन के ये जो लेवल्स हैं ये मेटास्टेबल स्टेट या मितस्थायी अवस्था वाले लेवल नहीं है। तो E5 का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कूद कर आएगा E4 पर, और वैसे ही E3 का इलेक्ट्रॉन जो है वो E3 से कूद कर आया E2 पर। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ नीचे आता है तो ये एक फ़ोटॉन इमिट करता है, और E3 वाला नीचे आएगा तो वो भी एक फ़ोटॉन इमिट करेगा। तो यहाँ पर आ गए 2 फोटॉन। ये 2 फोटॉन जो है ये स्वतः उत्सर्जन में पैदा हुए हैं, इनकी दिशा विशाएं अलग अलग है। ठीक है, पर E5 और E4 का ऊर्जा स्तर सेम है, E3 और E2 का जो डिफरेंस है, इनका ऊर्जा स्तर का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो जो फोटॉन जो इमिट हो रहे हैं भले इनकी दिशा अलग अलग है, लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है वो सेम है। अब देखिए ये आगे, ये जो 2 फोटॉन हैं ये जब आगे की तरफ चलते हैं तो नियॉन में जो है ये वाला स्टेट फिर से कहीं पर रेडी होगा। नियॉन में ये वाली स्टेट जो है मेंटेन्ड है, ये वाली। तो ये जो फोटॉन है, जो निकलने वाले फोटॉन है, ये उन वाले स्टेट्स पर जाकर जो ऊपर जो 2-2 इलेक्ट्रॉन सब जगह E5 में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठा है और E3 में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन बैठा है उसे उद्दीप्त करेंगे, और उद्दीप्त करके उसे प्रेरित करेंगे नीचे आने के लिए। तो ये 2 फोटॉन ने क्या किया? अब 2 फोटॉन ने 2-2 जो है फोटॉन और बढ़ा दिए। अब इनसे आगे 4 फोटॉन हो गए। अब ये 4 फोटॉन और आगे चलेंगे और फिर से ऐसी जो नियॉन एटम मिलेंगे उनसे 4 से ये 8 कर देंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है फोटॉनों का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, और सबकी जो तरंग दैर्घ्य आवृत्ति जो है वो कौन सी है? वो इन्हीं फोटॉन की आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, अब ये सब कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है इस रेजोनेटर कैविटी में। ठीक है, रेजोनेटर कैविटी में आपने देखा ये फोटॉन आगे पीछे चल रहे हैं, इसमें आगे पीछे चल रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ टकराता है, फिर यहाँ से यहाँ टकराता है, ऐसा चलता जा रहा है, और ये धीरे धीरे जो है इनकी फोटॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार जो है लेज़र बन गया। अब हीलियम नियॉन लेज़र जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो रेड जोन में होती है, यानी विजिबल रेंज में होती है। तो वो करीब 6839 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। तो लेज़र के उपयोग अब देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है इसका उपयोग, फोटोकेमिस्ट्री में होता है, नाभिकीय संलयन में होता है, मिलिट्री में होता है, आँखों एवं कॉस्मेटिक सर्जरी में होगा, इंडस्ट्री में जैसे कटिंग, वेल्डिंग, मार्किंग में होगा, लेज़र लाइट डिस्प्ले, अभी लेज़र शो कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा न्यूज़ में, CD प्लेयर और DVD प्लेयर में, लेज़र प्रिंटर और लेज़र पॉइंटर में इसका उपयोग होता है। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट द लेज़र प्रॉपर्टीज, लेज़र कंसेप्ट्स।
and population inversion, helium neon laser and their uses. This is the last slide, which shows if anybody is interested in meditation and improving the concentration power, he or she can call on this number. This is toll-free number. He can join the Sahaj Yoga meditation. Thank you.